let's straight away move to the topic of today's lecture, which is thermoregulation. और कमाल का टॉपिक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, तुम्हारे अपने बारे में है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि ना सिर्फ आप सीखेंगे बल्कि मजा भी आएगा। थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं बेटा, क्विकली डिफाइन कर लेते हैं। थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं? मेंटेनिंग internal body temperature, maintaining internal body temperature within optimum range. Optimum range हमारी होती है 37 to 38 डिग्री सेल्सियस। 37 to 38 डिग्री सेल्सियस is called थर्मोरेगुलेशन। हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बच्चों, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है। बाहर सर्दी हो, बाहर गर्मी हो, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी हो, आप चिलर्स वाले रूम में बैठे हुए हो, आप नॉर्दर्न एरिया में घूमने गए हुए हो, आप जनाबे अली किसी डेजर्ट की गर्मी में झुलस रहे हो, इन एनी कंडीशन आपकी बॉडी को अपना इंटरनल टेम्परेचर क्या करना है? ऑप्टिमम रेंज में मेंटेन करना है। और इसी मेंटेनेंस का नाम क्या है बेटा? थर्मो रेगुलेशन है। इसी मेंटेनेंस को क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन। कीपिंग योर बॉडी टेम्परेचर विद इन द रेंज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन। बाहर सर्दी है कि बहुत सर्दी है कि बहुत ज्यादा सर्दी है कि गर्मी है कि सड़ी गर्मी है, आपकी इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को आपने मेंटेन करना है। अगर मेंटेन नहीं कर सके तो इसका मतलब होम्योस्टेसिस अचीव नहीं हो रहा और योर लाइफ वुड बी एट रिस्क। मैंने वाज़ेह तौर पर बेटा आई क्लियरली मेंशन्ड इन द लास्ट क्लास दैट होम्योस्टैटिक कंट्रोल इज क्रूशियल टू अचीव। अगर आपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया, आप करने में फेल हो गए, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, बेटा इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी, मस्जिद में ऐलान होगा। हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, बिरयानी का इंतजाम हुआ चाहता है, क्योंकि आपकी डेथ हो जाएगी। आप देखते हैं लोग एक्सट्रीम कोल्ड में भी मर जाते हैं और एक्सट्रीम जो है गर्मी में हीट स्ट्रोक से भी मर जाते हैं। ये कौन लोग हैं? जिनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाई। तो आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो बेटा डेफिनेशन क्या है? मेंटेनिंग इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन ऑप्टिमम रेंज विच इज 37 to 38 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत कब कब पड़ेगी? तो बेटा हमें टेम्परेचर मेंटेन करने की जरूरत दो कंडीशंस में पड़ेगी। नंबर वन, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है? हाइपरथर्मिया का मतलब क्या होता है कि भाई बाहर, हाइपर कहते हैं ज्यादा को, थर्म कहते हैं हीट को। तो अगर बॉडी के बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। बाहर हीट बढ़ रही है तो उसका इंपैक्ट हमारी बॉडी पर भी आएगा और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। तो हाइपरथर्मिया किसे कहते हैं? इंक्रीज टेम्परेचर को। और दूसरी कंडीशन क्या होगी? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या है खौला फातिमा? हाइपो कहते हैं कम को, डिग्रीज को, थर्म कहते हैं हीट को। तो जब बॉडी में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि बाहर सर्दी है। यानी हाइपोथर्मिया को आसान लफ्जों में आप कह लें विंटर, और यहाँ पर समर सीजन की बात कर लें। जरूरी नहीं है सीजन है, कराची में रहने वाले तो समझते हैं उनका तो पूरा साल ही गर्मी होती है, सर्दी आती ही नहीं है उनमें। जो हमारे कराची में रहने वालों का मौसम क्या होता है? गर्मी, कम गर्मी, ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, सड़ी हुई गर्मी, झुलसा देने वाली गर्मी, गर्मी मार देने वाली गर्मी, बस गर्मी ही गर्मी है। जी हाँ, सेम विद दुबई एंड जद्दा पीपल एज वेल। तो मेरे बच्चे, खुलासा ये कि बेटा आपकी बॉडी को टेम्परेचर कब मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी? यूज योर कॉमन सेंस। अगर बॉडी में ऑलरेडी टेम्परेचर मेंटेन्ड है तो क्या हमें टेम्परेचर मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बॉडी को टेम्परेचर कब मेंटेन करना पड़ेगा बेटा? जब टेम्परेचर में राइज आना शुरू हो या टेम्परेचर में फॉल आना शुरू हो। मैं आपको इन दोनों में से एक पढ़ाऊंगा, मुझे बताएंगे जरा, मैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स देखता हूं। आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, हाइपर या हाइपो? एक बताइए, मैं एक बताऊंगा, दूसरा आप खुद से करेंगे, इसलिए सोच के बताइएगा। हाइपर, हाइपर, हाइपो, हाइपो, हाइपर, 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 हाइपर,
हाइपो हाइपर 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 हाइपर। चलें, ज्यादा रिस्पॉन्सेज हाइपर के आ रहे हैं और मेरी सजेशन भी हाइपर थर्मिया यानी गर्मी पढ़ लेने की है, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। गर्मी का पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि उसमें ज्यादा एंगल्स कवर होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट हाइपरथर्मिया। मैं पहले आपको तरीके से समझाऊंगा और एंड में आपको फ्लो चार्ट बनाकर दूंगा, वो फ्लो चार्ट जो आपकी पूरी रिवीजन करवा देगा इस टॉपिक की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एमसीक्यू में, थ्योरी में। तो एक एक बात को तसल्ली सुनना है, दिमाग में जो कुछ भी पहले से डिलीट कर दो, अब जो बताने जा रहा हूं उसको समझना मेरे बच्चे। ठीक है जी मेरे बच्चे। रामिन, अगर आपका मुझे अब कोई कोलैबोरेशन नोट आता है तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा क्लास से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाई आर यू बॉदरिंग एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास इंक्लूडिंग मी। बेटा ट्राई टू फोकस ऑन द क्लास। क्या कर रहे हो तुम, दीवाने हो गए हो क्या? चलें जी, शुरू करते हैं डिस्कशन। शुरू करते हैं डिस्कशन। तो आपने सिलेक्ट किया हाइपरथर्मिया, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग हाइपरथर्मिया। पहले हाइपरथर्मिया का मतलब समझ लो बेटा। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है बच्चों? हाइपरथर्मिया मींस कि जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हाइपरथर्मिया का मतलब क्या है बच्चे, बोलना। जब बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाइपरथर्मिया का मतलब समझना बेटा। हाइपरथर्मिया का मतलब जब बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है बाहर का, सूरज बहुत ज्यादा स्कॉर्ची है। तो आज उसकी बात शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद हाइपरथर्मिया। आई नीड एवरीबॉडी टू फोकस। ठीक है, और जिस तरह मैं बता रहा हूं प्लीज कोशिश कीजिएगा वैसे ही समझें ताकि अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। लेट्स डिस्कस हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया को समझो, कंसेप्चुअली समझो पहले। बेटा हाइपरथर्मिया का मतलब पहले बताओ, सबको समझ आता है? हाइपरथर्मिया का मतलब है टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर क्या हो रहा है? गर्मी, गर्मी हो रही है। बाहर बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है। आज बहुत हॉट सनी डे है और जनाब उस गर्मी का इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ रहा है। उस गर्मी का इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ रहा है और गर्मी के इफेक्ट की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो रहा है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आए शुरू करते हैं, आए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए बाहर टेम्परेचर ज्यादा था। बेटा फीडबैक लूप से शुरू करते हैं। बाहर टेम्परेचर ज्यादा था तो सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया टेम्परेचर बढ़ रहा है? किसने डिटेक्ट किया? आपके थर्मो रिसेप्टर्स ने। याद है मैंने आपको बताया था हर चीज को डिटेक्ट करने के लिए वी हैव गॉट रिसेप्टर्स। तो टेम्परेचर आपकी बॉडी का बढ़ रहा है, इसे सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया? स्किन में मौजूद है थर्मो रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका पता किसको चला? थर्मो रिसेप्टर्स को। तो थर्मो रिसेप्टर्स ने फॉरेन टेम्परेचर के चेंज को डिटेक्ट किया और डिटेक्ट करके इमीडिएटली किसको बताया बेटा? इमीडिएटली किसको बताया? कंट्रोल सेंटर को। और याद रखें इस केस में कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप पहले भी मुझसे सुन चुके हैं एंडोक्राइन में। व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर इन थर्मोरेगुलेशन? समझना, टेम्परेचर बाहर गर्मी है, गर्मी का इफेक्ट चेहरे पे पड़ा, स्किन पे पड़ा और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। जैसी बॉडी का टेम्परेचर ऑप्टिमल से रेज होना शुरू हुआ तो फौरन किसने डिटेक्ट किया बेटा? सवाल हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्जाम में पूछता है। थर्मो रिसेप्टर्स ने। थर्मो रिसेप्टर्स ने किसको बताया? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कौन सा पार्ट होता है इस केस में? हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस इज जस्ट लाइक थर्मोस्टेट। जैसे आप फ्रिज में, एसी में थर्मोस्टेट देखते हो, फ्रिज एसी में थर्मोस्टेट देखते हो बेटा? एसी में, फ्रिज में थर्मोस्टेट होता है। आपने थर्मोस्टेट को एक टेम्परेचर पे सेट किया हुआ होता है। एसी में देखा नहीं है आपने? आप एसी में रेगुलेटर होता है या आप एक टेम्परेचर सेट कर देते हो, अंदर एक मशीन लगी है, थर्मोस्टेट कहते हैं। अब जैसी वो टेम्परेचर चेंज होता है थर्मोस्टेट इमीडिएटली क्या करता है? कंप्रेसर को ऑन कर देता है। बिल्कुल इसी तरह हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ योर बॉडी। इट इज सेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये हाइपोथैलेमस सेट हुआ है 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर इससे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, when the body temperature go above or below this range, this hypothalamus is immediately triggered। ये immediately trigger हो जाएगा और ट्रिगर होके ये क्या करेगा? अभी क्या हो रहा है बच्चों? टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो what do we want? अगर टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, do we want to increase the temperature further?
क्या हमें टेम्परेचर फर्दर बढ़ाना है या कम करना है? व्हाट डू यू वांट? हमें टेम्परेचर बढ़ रहा था बॉडी का, डू वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर साम्या? डेफिनेटली नॉट। हमें टेम्परेचर क्या करना है बच्चे? डिक्रीज करना है साम्या रियाज। तो इसका मतलब है द ऑर्डर will be given to effectors, and what would be the order? That do everything possible to decrease the temperature, do everything possible to decrease the temperature, because the temperature is going up. So whatever बॉडी से क्या कहा जाएगा? Whatever you can do to increase the temperature, do it now. It is the time. बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है. It's not going to be good in long term. Your body homeostatic control will be compromised. Therefore, आप क्या करो? इफेक्टर्स को ऑर्डर मिलता है. What are the effectors in this case? Multiple effectors है. मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा. बट क्या तुम लोगों को ये पांचवे समझ आता है सब बच्चों को? गिव मी यस और नो कि when the temperature of the body, मैं हाइपरथर्मिया पढ़ा रहा हूं. हाइपरथर्मिया सीखोगे, हाइपो खुद ब खुद आ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? थर्मोरिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे. किसको बताएंगे बेटा? साम्या रियाज, कंट्रोल सेंटर को, जो कहां है? हाइपोथैलेमस है. और वो थर्मोस्टेट का टाइटल उसको दिया जाता है. अब कंट्रोल सेंटर जो है वो फौरन से क्या करेगा? इफेक्टर्स को ऑर्डर देगा टू डिक्रीज द टेम्परेचर. अब सवाल ये पैदा होता है, टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा मेरे बच्चे? टेम्परेचर कैसे डिक्रीज होगा? अब मेरी बात को सुनो, जो ये कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, दिस कॉन्सेप्ट विल बी सो हेल्पफुल कि अगर सवाल तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव में आ गया, 6 मार्क का आ गया, 7 मार्क का आ गया, तब भी तुम्हारा आंसर पूरा हो जाएगा. और अगर 2-3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तब भी तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना. बिकॉज दिस टॉपिक इज डिस्कस इन जनरल मोस्ट ऑफन, और इसीलिए बच्चा सेग्रीगेट नहीं कर पाता कि सवाल कौन सा आएगा तो जवाब क्या लिखना है. इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो अब हम शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चे, जब आपने हीट प्रोडक्शन, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो दो तरह की चीजें होंगी. अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए दो तरह की चीजें की जाएंगी. आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे कम करने के लिए कितनी तरह की चीजें करनी है? कितनी तरह के मैकेनिज्म्स को इनिशिएट करना है बेटा? दो तरह के मैकेनिज्म्स को इनिशिएट करना है. नंबर 1, देखो, क्या हम सबकी अपनी बॉडी, लिसन वेरी केयरफुली, क्या हमारी अपनी बॉडी हीट बना रही होती है? यस और नो? क्या हमारी अपनी बॉडी में हीट बन रही होती है? अगर एक थर्मल कैमरा से देखें, कभी स्पाई मूवीज आपने देखी हो, तो स्पाई मूवी में क्या होता है? थर्मल इमेजिंग होती है. वो किसी बिल्डिंग में जाने से पहले क्या करते हैं? थर्मल कैमरा से इमेजिंग करते हैं. वहां नजर आ जाता है कि कितने लिविंग लोग मौजूद हैं वहां पर, क्योंकि उनकी बॉडी से मुसलसल हीट रिलीज हो रही होती है. तो मेरे बच्चे, इसका मतलब हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो आए समझते हैं. तो मेरे बच्चे, बॉडी दो तरह के मैकेनिज्म इनिशिएट करती है. नंबर 1, body will initiate every mechanism to decrease its heat production. Body will initiate every mechanism to decrease its heat production, and body will initiate every mechanism to increase heat loss. बेटा, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करना है? गर्मी हुई, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा है, क्या करेगी बॉडी? बॉडी दो तरह के काम करेगी. इसको ऐसे ही समझो, दो तरह के काम करेगी. पहला, बॉडी विल ट्राई टू, दो तरह के काम. पहले, हीट प्रोडक्शन को क्या करेगी? कम. जो आपकी अपनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. और जो हीट लॉस होता है उस हीट लॉस को बढ़ाएगी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करेगी. नेट रिजल्ट क्या होगा बच्चों? व्हाट वुड बी द नेट रिजल्ट? अगर प्रोडक्शन कम हो जाए और लॉस बढ़ जाए तो हीट कम हो जाएगी बॉडी में. यस और नो? अगर प्रोडक्शन हीट की कम हो जाए, हीट प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए और हीट लॉस ज्यादा हो जाए तो हीट कम हो जाएगी बॉडी की. गिव मी यस और नो बच्चों? वेरी गुड. तो अब हमने यही सीखना है. तो पहला कॉन्सेप्ट सबको दिमाग में बैठा कि बेटा हमने दो चीजें सीखनी है. अब हमने क्या सीखना है? हीट प्रोडक्शन कैसे कम होगी और हीट लॉस कैसे बढ़ेगा. ये दो चीजें सीखनी है बस. दैट वुड कंप्लीट द टॉपिक. ठीक है? तो लेट्स बिगिन दिस डिस्कशन ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ. ठीक है बेटा, शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो अगेन हम टेम्परेचर डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं. टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए सामिया क्या बोला मैंने? कितनी तरह के मैकेनिज्म इनिशिएट करने हैं बेटा? फिर से, हीट प्रोडक्शन को, हाँ भाई,
काजी नकीज़ हीट प्रोडक्शन को क्या करना है, कम करना है, और हीट लॉस को इंक्रीज करना। चलो अब पहले यहां से समझते हैं, पहले इस वाले को जरा थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मेरे बच्चे सबसे पहले याद रखना, अब इंशाल्लाह मजा ना आए तो पैसे वापस, क्योंकि देखो नॉलेज का यही फायदा होता है। अक्सर बच्चों को मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, दिस इज वेरी कॉमन इशू विद माय स्टूडेंट्स के सम टाइम जो बच्चा नया ज्वाइन करता है ना, वो अचानक से 2 दिन बाद टेक्स्ट करता है कि सर आपने ये एक्स्ट्रा पढ़ाया था, ये मुझे करना है या नहीं करना है ये अब देखिए कुछ चीजें आपने पढ़ी कहीं और होती हैं, आज उसका यूज केस भी नजर आएगा। अब पहले समझते हैं हीट प्रोड्यूस कहाँ होती है। हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है तो हीट प्रोडक्शन होती कहां पर है, तो याद कीजिएगा, मैं तरीके से लिखवाऊंगा, पहले समझो मेरे बच्चे। आपकी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो होती है इस रिएक्शन में। याद है इस रिएक्शन को आपने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपकी जो मेजर हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस रिएक्शन में हो रही है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो आपने पढ़ा है कि एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये जो एनर्जी बन रही है, इसी एनर्जी में क्या बन रही है बेटा, हीट। समझना बेटा, आप सबने एग्री किया कि हमें हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है, तो पहले तो ये समझ लो कि हीट प्रोडक्शन कहां पर होती है, इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन है। तो अगर बच्चों मुझे हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है, अब मुझे जवाब दे देना है ना, फिर मैं लिखवाऊंगा, फ्लो चार्ट में लिखवा दूंगा, समझना। अगर मुझे हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है तो मुझे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना होगा कि डिक्रीज करना होगा, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना होगा कि डिक्रीज करना होगा, डेफिनेटली डिक्रीज करना होगा, यस और नो, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को डिक्रीज करना होगा, यस और नो, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को डिक्रीज करना होगा। और अगर तुम मुझे बता दो, दिल खुश हो जाए कि मुझे बताओ मेटाबॉलिक रेट कौन से हार्मोन के कंट्रोल में होता है, बता दो तो मजा आ जाए। मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करने वाला एक हार्मोन था, कौन सा हार्मोन था बेटा, वेरी गुड, थायरोक्सिन पढ़ा था, एंडोक्राइन में पढ़ा था थायरोक्सिन। इट इज थायरोक्सिन विच कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म। तो अगर मुझे मेटाबॉलिज्म को बच्चों स्लो करना है तो थायरोक्सिन लेवल शुड गो अप और गो डाउन, गो अप और गो डाउन, गो डाउन। और अगर तुम अब मुझे बता दो तो और दिल खुश हो जाए कि थायरोक्सिन कहां से रिलीज हो रहा था, थायराइड से। तो थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ना है या कम होना है, थायराइड ग्लैंड शुड इनहिबिट और शुड स्टिमुलेट, थायराइड भी डिक्रीज हो जाएगा। और क्या थायराइड कंट्रोल में होता है टीएसएच के फ्रॉम द पिट्यूटरी, तो टीएसएच शुड लेवल शुड गो डाउन और गो अप, टीएसएच लेवल शुड गो डाउन, वेरी गुड। अब कनेक्टिविटी मिली, आओ समझते हैं। तो बेटा जब हीट प्रोडक्शन डिक्रीज करनी होती है तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस विच इज द कंट्रोल सेंटर, हाइपोथैलेमस किसको ऑर्डर देता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी क्या करता है, पिट्यूटरी टीएसएच के लेवल्स को क्या कर देता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच के लेवल्स को क्या कर देता है, डिक्रीज। बेटा कनेक्ट कर पा रहे हो, पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच के लेवल्स को डिक्रीज कर देता है। जब टीएसएच के लेवल्स डिक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है बेटा, थायराइड ग्लैंड की, थायराइड जो एक्टिविटी होती है, थायराइड एक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा, बोलते जाना, डिक्रीज हो जाएगी। जब थायराइड एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो थायरोक्सिन के लेवल्स क्या हो जाएंगे बेटा, डिक्रीज। जब थायरोक्सिन के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे तो मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाएगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, स्लो, ग्लूकोज ब्रेकडाउन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। और जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो हो जाएगा तो हीट प्रोडक्शन कम हो जाएगी, यस और नो। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो हो जाएगा तो क्या हीट प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, यस और नो। देख लो कितनी कनेक्टिविटी है। दोबारा देखो मेरे बच्चे, जब हाइपोथैलेमस ऑर्डर दे रहा था हीट प्रोडक्शन को डिक्रीज करने का तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने किसको ऑर्डर दिया, पिट्यूटरी को। ये सारी बात मेरे बच्चे तुम्हें पहले से ही पता था, मैंने कनेक्ट किया है। पिट्यूटरी ने क्या किया, टीएसएच कम कर दिया, टीएसएच कम हुआ तो थायराइड एक्टिविटी कम हो गई, थायराइड एक्टिविटी कम हुई तो थायरोक्सिन लेवल्स कम हो गए, थायरोक्सिन कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक को, मेटाबॉलिज्म को। तो थायरोक्सिन लेवल्स कम हुए तो मेटाबॉलिज्म नीचे चला गया, जिससे ग्लूकोज ब्रेकडाउन स्लो हो गया और हीट प्रोडक्शन कम हो गई, यस और नो एवरीबॉडी।
अच्छा, लेकिन इससे एक सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस भी होता है, और तुम रिलेट करो, मजा आएगा तुम्हें मेरे बच्चे। सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस भी होता है कि जब आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन स्लो हो जाता है, जब आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन स्लो हो जाता है गर्मियों में, तो बेटा आपकी हंगर रिस्पॉन्स, आपकी भूख कम हो जाती है। आप देखें, गर्मियों के अंदर आपको भूख कम लगती है। और दूसरा क्या इसका सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस होता है कि आपकी जब आपकी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो गई है, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो गई है, तो आप जल्दी थक जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इंक्रीज लिथार्जी। भाई देखो, दो चीजें हुई सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस के तौर पर, समझना। ये तो करके आपने हीट प्रोडक्शन डिक्रीज कर ली, लेकिन जब हीट प्रोडक्शन डिक्रीज हुई क्योंकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन स्लो हो गया है, तो उससे दो सेकेंडरी रिजल्ट्स होते हैं, दो सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंस होते हैं। क्या? कि जब आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, तो इजंट इट ऑब्वियस कि आपको भूख जल्दी नहीं लगेगी। आप देखें, जो गर्मियों में ज्यादा खाया नहीं जाता, गर्मियों के अंदर नली, निहारी, पाए और ये जो हैवी डाइट होती है, ये आपको खाने का दिल नहीं करता, बिकॉज आपका ग्लूकोज ब्रेकडाउन नेचुरली नीचे चला गया है, मेटाबॉलिक रेट नीचे चला गया है। दैट इज वाई योर स्टमक विल टेक टू मच ऑफ टाइम टू डाइजेस्ट फूड, इसीलिए आप लाइटर नोट पे गजा खाना चाह रहे होते हैं। एंड सेकेंडली, याद है गर्मियों में जब आप बाहर से आते हो, हालत टाइट हो रही होती है, आप बिल्कुल पड़े होते हो, ऐसी लेटे पड़े होते हो, हैं जी? क्यों हो रहा होता है मेरे बच्चे ऐसा? क्योंकि आपकी जो नेचुरल मेटाबॉलिज्म है वो नीचे चली गई है, एंड दैट इज वाई एनर्जी कम बन रही है, और इसीलिए आप जल्दी थक जाते हो, जल्दी आपको वीकनेस महसूस होने लगती है, जल्दी आपको लिथार्जी महसूस होने लगती है। यस और नो? बेटा क्या ये पहला एस्पेक्ट एवरीबडी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू एवरीबडी? हाउ आर वी सपोज टू डिक्रीज हीट प्रोडक्शन? सबको एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर है? तुम्हारी बॉडी की बात हो रही है, और क्या तुम रिलेट कर पा रहे हो कि ऐसा गर्मियों में होता है? गर्मियों में तुम ये देखते हो, मारिया शायद अपना कैमरा बंद करो बेटा। गर्मियों में आप देखते हो कि आपकी भूख कम हो जाती है। गर्मियों, लिथार्जी कहते हैं थकान को बेटा, सुस्ती, काहिली। आप बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत जल्दी डिजी हो जाते हो, बहुत जल्दी ड्रेन्ड आउट फील करने लगते हो। द रीजन इज कि आपकी एनर्जी प्रोडक्शन ही कम हो गई है, एंड दैट इज व्हाई आप जल्दी थका हुआ महसूस करते हो। आर वी क्लियर एब्सोल्युटली इन द फर्स्ट एस्पेक्ट? अब देखो, एग्जाम में ना सवाल देख लेना, सवाल में अगर वो तुमसे पूछ रहा है कि भाई हीट प्रोडक्शन कैसे डिक्रीज करते हैं, सो वी विल वी बी टॉक अबाउट दिस एस्पेक्ट? नो, नॉट एट ऑल। अगर वो सिर्फ हीट प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर सिर्फ इसके बारे में बात करोगे। फातिमा, मैंने अभी बताया लिथार्जी मीन्स कि व्हेन यू फील ड्रेन्ड आउट, आप जब थका हुआ महसूस करते हो, बहुत ज्यादा आपको जो है ना, क्या नाम है, लो एनर्जी फीलिंग आ रही होती है, तो आप जो है इसे कहते हैं लिथार्जी। सर एनर्जी प्रोडक्शन कैसे कम होती है? बेटा अभी तो बताया यूसुफ, ग्लूकोज, भाई एनर्जी प्रोडक्शन कहां से हो रही थी? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो जब आपने ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो कर दिया, तो एनर्जी कम हो गई। यस और नो? आयशा, अभी तो एक इफेक्टर आया, अभी तो इफेक्टर क्या हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ ना, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। इस पर्टिकुलर केस में जो इफेक्टर्स हैं, वो आपका पिट्यूटरी और फिर थायराइड है। मल्टीपल इफेक्टर्स आर इन्वॉल्व, तो मैं एक नाम नहीं लिख सकता। मुझे पहले बताओ, ये एस्पेक्ट सबको क्लियर है? बेटा पैराग्राफ में इसी को लिखोगे ना बेटा। हाइपोथैलेमस ट्रिगर्स द पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच डिक्रीजेस लेवल ऑफ टीएसएच, which in turn decreases thyroid activity, therefore thyroxine levels goes down, which cause decrease in metabolism, and therefore less glucose is broken down and less energy is produced। यार इतना अंग्रेजी मीडियम के बच्चों, इसको पैराग्राफ में नहीं कन्वर्ट कर सकते? जब ग्लूकोज कम, बेटा ग्लूकोज कम नहीं हुआ है, आप गलत समझ गए, कौन है ये बच्चा? ग्लूकोज थोड़ी कम हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो हुआ है बच्चे, आप गलत समझ गए मरियम। ग्लूकोज कम नहीं हुआ है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो हुआ है। ग्लूकोज तो ब्लड में अवेलेबल है, वो ग्लूकागॉन तो उस वक्त होता था जब ग्लूकोज रिलीज कम हो जाए। ग्लूको, बेटा किसी और को कंफ्यूजन तो नहीं है? आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम नहीं हुआ है, ग्लूकोज तो आपकी बॉडी में मौजूद है, उसका ब्रेकडाउन स्लो हो गया है। आर वी ऑल गुड टू गो बेटा? गिव मी थम्स अप। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट? चले जी,
लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट विच इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों ने यहाँ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एस्पेक्ट नाउ। दिस एस्पेक्ट इज फार मोर इंपॉर्टेंट और बहुत तमीज से पढ़ना है बेटा। इसको समझे। हीट लॉस में इस टॉपिक को ना मैं एक और नाम भी देता हूं, रोल ऑफ स्किन। ये सवाल बहुत ज्यादा इस तरह से आता है कि एग्जाम में बोलता है रोल ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन। रोल ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन। तो इस ये मैंने क्यों अलग से हेडिंग लगा ली है, ताकि तुम्हें समझ आए कि जब वो स्किन के रोल की बात करेगा तो आपने सिर्फ ये वाला एस्पेक्ट डिस्कस करना है। तो आए जरा चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और डिस्कस करते हैं कि रोल ऑफ स्किन क्या होता है। हीट लॉस कहां से होती है, स्किन के थ्रू होती है। तो आए जरा इसको डिस्कस करते हैं, इस एस्पेक्ट को कि हीट लॉस कैसे होगा। यहां पर मैं दोबारा से हेडिंग लगा लेता हूं, रोल ऑफ स्किन इन थर्मो रेगुलेशन। बेटा सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्किन का एक बहुत ही रफ सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। और ये स्ट्रक्चर पहले आपको, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ हुआ होता है, लेबल करने के लिए आता है। तो मैं आपको एक बहुत ही रफ स्ट्रक्चर ऑफ स्किन बनाकर दिखा रहा हूँ, बट अगर आप वो समझ जाओगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एनी स्ट्रक्चर इन दी स्किन इंशाल्लाह। तो बिफोर गेटिंग इनटू द थ्योरेटिकल डिस्कशन, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम क्विकली टुगेदर। लेट्स से इट्स योर स्किन। प्लीज मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा बेटा। जी बेटा, हीट लॉस में सिर्फ स्किन का रोल है बच्चे। डायग्राम साथ साथ ड्रॉ करो, टाइम नहीं होगा बाद। जितने स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ बेटा, सारे आपको पता होने चाहिए, इसीलिए बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी इन सबको लेबल भी करूंगा, तो इसलिए प्लीज डो नॉट मिस एनी ऑफ दी स्ट्रक्चर।
बेटा एटलीस्ट ये सारी चीजें जो इस वक्त आपके स्ट्रक्चर में है वो बना दी मैंने। अब मैं इसको लेबल करने जा रहा हूँ, ठीक है? लेबलिंग चेक करते जाइएगा। तो मेरे भाई, अल्लाह आपका भला करे। दीज आर योर हेयर्स, दिस इज योर हेयर फॉलिकल। क्योंकि जगह नहीं है लेबल करने की, तो जहां मुझे जगह मिल रही है मैं लेबल कर रहा हूं। दिस इज योर हेयर फॉलिकल, दिस इज अ मसल जो आपको नजर आ रहा है हेयर की बेस पे अटैच है। दिस इज इरेक्टर पाइलाई मसल, दिस इज इरेक्टर पाइलाई मसल। मेरे बच्चे, सेल वॉल कहां से आ जाएगी? क्या कर रहे हो तुम? एनिमल सेल पे कहां से सेल वॉल आ गई? ठीक है जी। अच्छा जी। उसके बाद ये जो आपको ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस वन, दिस इज योर स्वेट ग्लैंड, एंड वी हैव अनदर ग्लैंड इन द स्किन जो हेयर से बिल्कुल साथ है। दिस इज कॉल्ड सेबेशियस ग्लैंड। अक्सर बच्चे क्या करते हैं बेटा, सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो याद रखिए, सेबेशियस ग्लैंड बिल्कुल हेयर के बिल्कुल साथ चिपके हुए होते हैं, जबकि स्वेट ग्लैंड्स काफी डेवलप ग्लैंड होते हैं, ये अलग से मौजूद होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। देन वी हैव गॉट हियर दीज रेड ones, these are blood vessels, blood capillaries, and this yellow tissue is basically your skin के नीचे की चर्बी, एडिपोज। ठीक है, या यूं कह लीजिए फैट सेल्स। इसी तरह ये क्या है भाई? दिस इज रिसेप्टर, एंड ये जो आपको रैंडम लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर आल्सो रिसेप्टर्स। स्किन के नीचे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो रिसेप्टर्स दो तरह के हैं, ये इस तरह से आपको फ्री एंडिंग्स की फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, और इस तरह से आपको ये जो आपको अनियन अनियन रिंग की तरह भी नजर आ रहा है। दीज बोथ आर रिसेप्टर्स। मेरे बच्चे क्या कर रहे हो यूसुफ? अभी मैंने जवाब दिया तुम्हें मैंने कि जो सेल वॉल कहां से आ जाएगी स्किन में, यार क्या कर रहे हो तुम? एनिमल सेल में सेल वॉल कहां से होती है? बेटा जहीम, वी आर नॉट सपोज टू नो कि भाई कौन से रिसेप्टर्स हैं। दी आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ, बस तुम रिसेप्टर याद रख लो, इतनी मेहरबानी। सर ग्रीन वाले को क्या लेबल किया? सबेशियस ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड। हुरिया बतूल, दिस इज सबेशियस ग्लैंड, सबेशियस ग्लैंड। सारिम क्या कह रहे हैं? सारिम, मर्दों में ज्यादा बाल क्यों होते हैं बेटा? बिकॉज टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स में, और टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और मर्दों का एक्सपोजर चूंकि डस्ट से ज्यादा हुआ है ओवर दी इयर्स, तो इसलिए बालों का काम होता है डस्ट के अगेंस्ट, डस्ट को ट्रैप करना। इसलिए एवोल्यूशनरी तौर पे मर्दों में बालों की ग्रोथ ज्यादा होती है। सर कैन वी रिमेम्बर इट एज इरेक्टर मसल पाइलाइज स्ट्रेंज टू मी? हाँ कर लो, इरेक्टर के नाम से याद रख लो भले से। बेटा डायग्राम बना लिया सबने, तो मैं थ्योरी की तरफ चलूं? आर वी ऑल डन विद द डायग्राम? वुमेन हैव हायर बॉडी टेम्परेचर नॉट एवरी टाइम, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग देयर ओव्यूलेशन पीरियड। ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन पीरियड में थोड़ा सा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ टू मेनी हॉर्मोन्स, नॉट एवरी टाइम। सब ब्लड कैपिलरीज आर अबव द चर्बी, यस। स्किन टिश्यू के फैट टिश्यू के ऊपर है। होम्यूलेशन नहीं, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन। क्या बायोलॉजी का कुछ पीछे पड़ी नहीं है क्या कभी? ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएगा, वहां पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एक स्टेज आता है ओव्यूलेशन, जिसमें मल्टीपल हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा होता है, एंड ड्यू टू विच फीमेल का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। व्हाट आर दीज ब्लैक लाइंस? दीज आर रिसेप्टर्स। these black lines these black lines are receptors. These are receptors, these are receptors, this is a receptor. बेटा प्रिकॉशनरी तौर पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है? प्रिकॉशनरी तौर पर आपका स्क्रीनशॉट भी ले, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें प्लीज। नहीं मेरे बच्चे, आपको जो जो लाइन बनाकर दी जाएगी
कि ये है, बताइए क्या है, तो उसको लेबल करना होगा, डेफिनेट सी बात है। मीर, थैंक यू फॉर योर सजेशन। बेटा सबने ड्रॉ कर लिया है तो मैं आगे आपको शुरू करूं बेटा, प्लीज लेट मी नो। चले, अब मेरे बच्चे वापस आ जाएं जरा, स्क्रीनशॉट भी एहतियातन ले लो सारे बच्चों, ताकि बाद में अगर कोई मसला रह गया तो बात क्लियर कर लेना। चलो, इरेक्टर पाइलाई मसल, तहरीम फातिमा, इरेक्टर पाइलाई मसल, इरेक्टर इरेक्टर। चले भाई, अब तवज्जो सुनिएगा, हम कहां पर बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ये कि हीट लॉस को बढ़ाना है, और हीट लॉस के लिए किसका रोल है बेटा, स्किन का। तो स्किन के अंदर जरा समझते हैं कि हीट लॉस कैसे होती है, तो आए जरा मल्टीपल अदर डायग्राम्स को समझते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हीट एग्जैक्टली लॉस कैसे होती है बॉडी से, हाउ एग्जैक्टली हीट लॉस अकर्स, कोई बता सकता है मुझे? माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट इज व्हाई आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि हीट कैसे लॉस होती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 99% बच्चा जवाब दे रहा है स्वेट, विच हैज मतलब विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ठीक है, जो बच्चे स्वेट कह रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। पता नहीं आपने क्या पढ़ लिया, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, क्या बोले हैं अभी, समझ, स्वेट का रोल क्या है वो आपको पता ही नहीं है। स्वेट का रोल इज नॉट इन दी हीट लॉस, वो क्या रोल है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि हीट कैसे लॉस होती है, बेटा हीट आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हीट खुद ब जब आप समझो, हीट कहाँ मौजूद है, आपके ब्लड में, समझो ये दीज आर योर ब्लड कैपिलरीज, यस और नो। अब मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम्स बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। जब इनमें ब्लड फ्लो करता हुआ आ रहा है, ब्लड में हीट मौजूद है, समझना। जब आपका ब्लड इस इन वेसल्स में फ्लो कर रहा है ना बेटा, जब आपका ब्लड इन वेसल्स में फ्लो कर रहा है, योर ब्लड कंटेन्स हीट। आपके जो टेम्परेचर आपका बढ़ा है वो ब्लड का बढ़ा है ना, तो हीट इज ऑटोमेटिकली लॉस्ट। हीट को लॉस होने के लिए कोई स्वेट की या किसी और चीज की जरूरत नहीं होती, बल्कि हीट बीइंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझना, हीट बीइंग इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिजिक्स आपको सिखाती है हीट कैन ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम। तो आपका ब्लड जब आपकी स्किन के नीचे वेसल्स में फ्लो करता है, गौर से सुनते जाना बेटा, आपका ब्लड, हीट कैसे लॉस होती है पहले ये समझ लो कि हीट जब आपका ब्लड आपकी एक्सपोज स्किन के नीचे आता है, तो हीट खुद ब खुद उसमें से मूव करना शुरू कर देती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हीट खुद ब खुद लॉस होती है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट लॉस ऑफ हीट। हमारी जो बॉडी हीट है वो कैसे लूज हो रही है, स्वेट के थ्रू लूज नहीं हो रही, बल्कि जब आपका ब्लड अंडर दी स्किन आता है बच्चों, जब आपका ब्लड अंडर दी स्किन वेसल्स में आता है, तो हीट खुद ब खुद रेडिएट होना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद बाहर निकलना शुरू हो जाती है। पहले ये बात समझते हो ताकि मैं बाकी चीजें समझाऊं। आर वी ऑल क्लियर कि आपका ब्लड जब आपकी एक्सपोज स्किन के नीचे फ्लो करेगा, हीट विल बी ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, अब लिसन वेरी केयरफुली। अब यहां पर बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज द हीट लॉस, हमें हीट लॉस को इंक्रीज करना है, सो वी वांट टू फैसिलिटेट दिस मैकेनिज्म। हमें क्या करना होगा, अगर हमें हीट लॉस को बढ़ाना है, तो हमें हर वो काम करना होगा जिससे ये मैकेनिज्म क्या हो, फैसिलिटेट हो, इस मैकेनिज्म को फैसिलिटेशन मिले। तो आए सोचते हैं, समझते हैं क्या होगा, आए समझते हैं मेरे बच्चे दोबारा से। हीट लॉस को बढ़ाना है, तो अब हीट लॉस को बढ़ाने में पहला रोल जो मैं आपको स्किन में बता रहा हूं, दैट इज ऑफ ब्लड वेसल्स। किसका रोल बताने जा रहे हैं बेटा, ब्लड वेसल्स का। मैंने अभी बताया बच्चों कि हीट कैसे लॉस होगी, ब्लड के थ्रू जब हीट यहां आ रही है तो डायरेक्टली लॉस ऑफ हीट हमें ऑब्जर्व होगा। तो मुझे बताएं, इफ वी वांट टू इंक्रीज द हीट लॉस, हमें स्किन को ज्यादा ब्लड सप्लाई करना है, कम ब्लड सप्लाई करना है? हाँ जी, ज्यादा। एंड ज्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड वेसोडाइलेशन, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड
वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जो आपकी ब्लड वेसल्स स्किन को जा रही हैं, दे विल डायलेट, दे विल डायलेट, वो ओपन अप हो जाएंगी, सो दैट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर ब्लड कैन फ्लो अंडर द स्किन। समझना पूरी बात को। ये देखो, ये जो वेसल्स हैं जो ऊपर जा रही हैं, देयर विल बी मोर ब्लड डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज यहां से हीट ने क्या होना है, समझना, यहां से हीट ने लॉस होना है ना बच्चे। तो हम क्या चाहेंगे कि जो ब्लड वेसल्स स्किन में ऊपर जा रही हैं, हम इन्हें क्या कर दें बेटा, डायलेट कर दें, इनकी क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। मोर ब्लड विल बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। अगर ब्लड ज्यादा यहां पर डायरेक्ट कर दिया तो यहां से ब्लड क्या होगा, ज्यादा होगा कम हो जाएगा। अगर हमने ज्यादा ब्लड ऊपर भेज दिया तो ये वाली जो नीचे ब्लड सप्लाई चल रही है, इसमें ब्लड कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा बेटा, बोलो, कम हो जाएगा। दैट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपने ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दिया है तो यहां पर तो ब्लड ज्यादा जाएगा, बट यहां पर ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। इसको हम कहते हैं शंटिंग ऑफ ब्लड। शंटिंग, शंटिंग का मतलब ब्लड के रास्ते को चेंज करना। ब्लड दो रास्तों पे जा रहा था, आपने एक तरफ ज्यादा डेविएट कर दिया तो एक तरफ ज्यादा चला गया, एक तरफ कम हो गया, इसे कहते हैं शंटिंग ऑफ ब्लड, शंटिंग। तो नंबर 1 जो मैं लिखने जा रहा हूं ब्लड वेसल्स का, तो आप क्या पॉइंट लिखते हो बेटा, ब्लड वेसल्स सप्लाइंग स्किन अंडरगो vasodilation to increase blood flow below the skin to increase direct loss of heat. This results in shunting of blood from the basal layers of skin to superficial layers. मुझे बताओ, ये 2 पॉइंट सबको समझ आते हैं? क्या होता है बेटा, गर्मियों में हीट लॉस को बढ़ाने के लिए काजी, नकी, तहरीम, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास, हमारी वेजल्स जो स्किन में ऊपर जा रही हैं उनमें वेजो, बोलो बेटा, वेजो डायलेशन हो जाती है। लॉजिकली सोचो, सुपरफिशियल लिखा बेटा, लॉजिकली सोचो कि जनाब ब्लड के थ्रू हीट लॉस होती है, ब्लड जब आता है हीट ऑटोमेटिकली लॉस होती है, एंड वी वांट टू इंक्रीज दिस मैकेनिज्म, सो वी वांट टू सप्लाई मोर एंड मोर एंड मोर ब्लड टू द स्किन। तो आप क्या देखते हैं डायग्राम में कि द मोर ब्लड विल बी कैरीड इन दीज कैपिलरीज, ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड जाएगा, सो दैट डायरेक्ट लॉस ऑफ हीट जल्दी जल्दी हो सके, आसानी से हो सके। एंड इसी को हमने लिखा, इससे क्या होगा, फैसिलिटेट होगा लॉस ऑफ हीट का मैकेनिज्म। क्या लिखा मेरे बच्चे, दिस रिजल्ट, और इसकी वजह से क्या होगा, इन शंटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड डेविएट हो जाएगा फ्रॉम दी बेजल लेयर्स। कौन सी लेयर्स, ये वाली लेयर कहलाती है बेजल लेयर। यहां से ब्लड कहां डेविएट हो गया है, कहां डेविएट हो गया है, सुपरफिशियल लेयर में। सुपरफिशियल कहते हैं ऊपर वालों को, सुपरफिशियल कहते हैं ऊपर वालों को। सर वेजोडाइलेशन मींस वाइडन, जी हाँ, वेजोडाइलेशन का मींस वाइडन, डायलेट हो जाना, खुल जाना, फैल जाना। इज दैट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको, द रोल ऑफ ब्लड वेसल्स। मैं दोबारा समझा देता हूं मेरे बच्चे, तूबा क्या हुआ है, ब्लड हमने यहां भेजा है ना ज्यादा बेटा, यहां पर ब्लड ज्यादा भेज दिया है हमने, जब यहां भेजा है तो कहां से कम हुआ, यहां से कम हो गया। ये वाली लेयर क्या कहला रही है, बेजल लेयर, ये वाली लेयर क्या कहला रही है, सुपरफिशियल लेयर। तो हमने क्या किया, ब्लड को बेजल लेयर से कहां भेज दिया, सुपरफिशियल लेयर में। क्यों, ताकि यहां जब सुपरफिशियल लेयर में ब्लड पहुंचेगा तो वी विल एक्सपीरियंस मोर एंड मोर हीट लॉस। खौला फातिमा, यस और नो? हाँ भाई तूबा, ब्लड जो यहां फ्लो कर रहा था उसको हमने ज्यादा इधर डाइवर्ट कर दिया, इसी को क्या कह रहे हैं, शंटिंग। कहां से कहां शंटिंग हुई,
बेसल लेयर से सुपरफिशियल लेयर में। आर वी गुड टू गो एवरीबॉडी? क्लास में क्लोज टू 100 स्टूडेंट बैठे हैं, जवाब तो दे दो यस और नो में बच्चे। ओके, बेहतरीन। बेसल लेयर बेटा, ये लेयर ना जो ये नीचे जो चल रही है, ये ब्लड सप्लाई जो चल रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल बेसल लेयर। और ये आपकी ऊपर आ रही है, इनको हम सुपरफिशियल, ये तो अंग्रेजी के टर्म है बेटा। आप तो ये कोई बायोलॉजिकल टर्म भी नहीं है। बेसल मतलब बेस वाला, नीचे वाला, सुपरफिशियल मतलब ऊपर वाला। ये कोई बायोलॉजिकल वर्ड थोड़ी है। क्या रोल ऑफ ब्लड वेसल सबको समझ आ गया? रोल ऑफ ब्लड वेसल सबको समझ आ गया बच्चों? चलो अब आ जाओ दूसरा वर्ड, दूसरा रोल। अब दूसरा रोल पढ़ाने जा रहे हैं बेटा, विच इज रोल ऑफ हेयर्स। ठीक है, अब जरा हेयर का रोल समझ लीजिए। आए जरा इसको भी समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसको भी समझते हैं डायग्राम के थ्रू। इसको कहां समझे, कहां समझे? इसको अगले पेज पे समझ लेते थे, यहां लिख लेंगे। देखो हेयर क्या रोल प्ले करते हैं ये भी समझो। इमेजिन करो ये तुम्हारी स्किन है, ठीक है, जरा सर्दी गर्मी दोनों समझ लो। तो जब हमारे हेयर्स जो है ना वो सेटल हुए हुए होते हैं, देखो ये है हेयर सेटल हुए, और ये है हेयर्स इरेक्ट हुए हुए। ये है हेयर्स इरेक्ट हुए हुए। दोनों देखो, ये हमारे हेयर्स क्या है, सेटल हुए हुए हेयर्स हैं, और ये हमारे हेयर्स हैं इरेक्ट हुए हुए। अब दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क बड़ा बेसिक सा है बेटा। जब हमारे हेयर्स जो है ना, जब ये इरेक्ट हुए हुए होते हैं, तो इनके दरमियान आप देखें, इनके दरमियान मोर एंड मोर एयर ट्रैप हो जाती है। हेयर के दरमियान क्या ट्रैप हो जाती है बेटा? हेयर के दरमियान क्या ट्रैप हो जाती है? मोर एंड मोर एयर। हेयर के दरमियान एयर ट्रैप हो जाती है। और याद रखें, एयर जो है वो इंसुलेटर होती है। एयर इज एन एयर इज एन इंसुलेटर। एयर एक इंसुलेटर होती है बच्चे, समझना। तो अगर मैं हेयर्स को इरेक्ट कर दूंगा तो दे विल ट्रैप मोर एयर। जब मोर एयर होगी तो इंसुलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो हीट लॉस ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? जब इंसुलेशन ज्यादा होगी तो हीट लॉस तेज होगा कि स्लो हो जाएगा? लेस हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन है ना बेटा। इंसुलेशन का मतलब, ये तो बेसिक साइंस है ना बच्चे, कि इंसुलेटिंग मीडियम जब बढ़ेगा तो हीट लॉस स्लो हो जाएगा। लेकिन हम गर्मियों में क्या चाह रहे होते हैं? हीट लॉस को बढ़ाना चाह रहे होते हैं, कम करना चाह रहे होते हैं बच्चों? मीर साहब, हीट लॉस रायान हाशमी बढ़ाना है या कम करना है? गर्मियों में बढ़ाना है। तो डू वी वांट हेयर्स लाइक इरेक्ट और सेटल? हमें हेयर्स कैसे चाहिए? सेटल चाहिए या इरेक्ट चाहिए? डेफिनेटली सेटल चाहिए। देखो, आप देखो सर्दियों में आपको कौन से ब्लैंकेट ज्यादा मजेदार लगते हैं, कौन से कंफर्टर? जो ज्यादा फरी होते हैं। रीजन तूबा समझना, जो ज्यादा फरी जैकेट्स होती हैं, जो ज्यादा फरी ब्लैंकेट्स होते हैं, वो ज्यादा ज्यादा मजेदार लगते हैं। क्यों कोजी क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें ज्यादा से ज्यादा हेयर्स होने की वजह से ज्यादा एयर ट्रैप होती है, उनमें इंसुलेशन अच्छी होती है, तो वो तुम्हें सर्दी में ज्यादा अच्छे से तुम्हारा टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन गर्मियों, इसी तरह आप देखें, जब आप ठंडे इलाकों में चले जाएं तो ठंडे इलाकों में जो एनिमल्स भी होते हैं उनमें आप देखें बहुत ज्यादा बाल होते हैं, बहुत ज्यादा फर्स होते हैं। द रीजन अगेन इज द सेम, कि बाल जितने ज्यादा होंगे उनमें एयर उतनी ज्यादा ट्रैप होगी, इंसुलेशन उतनी ज्यादा होगी। तो राइट नाउ डू वी वांट मोर इंसुलेशन और लेस इंसुलेशन? डू वी वांट राइट नाउ मोर इंसुलेशन और लेस इंसुलेशन? लेस। सो मेरे बच्चे, हम हेयर्स को क्या करना चाहते हैं? सेटल। अब हेयर कैसे सेटल होंगे समझो। लुक एट दिस डायग्राम। हेयर की जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में? हेयर का कंट्रोल इसके हाथ में, इस मसल के हाथ में। देखो, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हेयर्स खड़े हो जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे। और जब ये मसल रिलैक्स करेगा तो हेयर्स सेटल हो जाएंगे। दोबारा देखो, इस डायग्राम में अलग से देख लो कि ये जो मसल है यहाँ पर, ये मसल था ना, इरेक्टर मसल। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इमेजिन करो, खींचेगा, तो हेयर्स विल बिकम इरेक्ट। और जब ये मसल रिलैक्स कर जाएगा, हेयर्स को छोड़ देगा, तो हेयर्स विल सेटल। तो हेयर की कंट्रोल है, समझना बच्चे। फातिमा, हाउ लेस? क्या क्या लेस? समझो मेरे बच्चे, जब हेयर सेटल हुए हुए होते हैं तो इनके दरमियान जो एयर ट्रैप है वो बहुत ही कम हो गई।
तो जब एयर ट्रैप कम हो गई तो इंसुलेशन क्या हो गई बेटा? इंसुलेशन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। जब इंसुलेशन डिक्रीज हो गई तो हीट का लॉस इजी हो गया, यस और नो? जब इंसुलेशन डिक्रीज हो गई तो हीट का लॉस इजी हो गया, यस। अब हेयर्स कब सेटल होंगे बताना बेटा? जब इरेक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें? ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें? रिलैक्स। तो मेरे बच्चे आ जाओ, अब हेयर का रोल लिखने जा रहे हैं। इरेक्टर मसल्स, सिर्फ हेयर का रोल अलग से लिखने के लिए आ जाता है 2 to 3 मार्क में, ठीक है? हेयर मसल्स रिलैक्स, allowing hairs to settle, trapping less air in between them. This decrease insulation and facilitate the direct loss of heat. Is this clear बच्चों? जो मैंने समझाया वो कैसे लिखना है, ये लिखा हुआ बेटा। क्या होगा? इरेक्टर मसल्स क्या कर जाएंगे बच्चों? रिलैक्स कर जाएंगे, जिससे हेयर्स क्या करेंगे? बोलते जाओ। सेटल हो जाएंगे। हेयर के सेटल होने से क्या होगा? मोर एयर इज ट्रैप और लेस एयर इज ट्रैप। लेस एयर इज ट्रैप। लेस एयर ट्रैप से क्या होगा? लेस इंसुलेशन और मोर इंसुलेशन। लेस इंसुलेशन, और जब लेस इंसुलेशन होगी तो लॉस ऑफ हीट। मुझसे सलमान मुइज इजी हो जाएगा, यस और नो बेटा? चल, गुड हो गया मेरे बच्चा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खत्म हो रहा है डिस्कशन। लास्ट एस्पेक्ट, दैट इज द रोल ऑफ स्वेट नाउ। आखिरी सुन लीजिएगा, हेयर का रोल। अब देखो मैंने कितना ज्यादा कोशिश की है कि मैं सेग्रीगेट करके समझाऊं। अब आ जाओ स्वेट ग्लैंड का रोल। आखिरी रोल समझ लो बेटा स्वेट ग्लैंड का, कि स्वेट ग्लैंड क्या है। बहुत सिंपल सा रोल है, जल्दी से समझ आ जाएगा। देखो आमतौर पर दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजन इन ओ लेवल स्टूडेंट्स माइंड कि हीट लॉस स्वेट की वजह से होती है। मैंने क्या कहा? दैट इज नॉट करेक्ट। हीट स्वेट की वजह से लॉस नहीं होती। स्वेट का एग्जैक्ट रोल क्या होता है समझो। ये जो आपकी स्किन है, स्किन में ये स्वेट ग्लैंड्स हैं, दीज आर योर स्वेट ग्लैंड्स। तो स्वेट ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं? स्वेट को रिलीज कर रहे हैं गर्मियों में। अब ये स्वेट है उसमें पानी होता है, तो ये स्वेट जब रिलीज हुआ आपकी स्किन पर आ गया। अब ये आपकी स्किन पे से इवेपोरेट होता है। आपकी स्किन पे से क्या होता है? गर्मी की वजह से, बाहर गर्मी है, उस गर्मी की वजह से इवेपोरेट होता है। और फिजिक्स में आपने पढ़ा है दैट इवेपोरेशन जनरेट्स कूलिंग इफेक्ट। समझना, इवेपोरेशन जनरेट्स व्हाट? कूलिंग इफेक्ट। तो जस्ट टू कट डाउन बेटा, स्वेट क्या कर रहा है इसको समझो, कि स्वेट ग्लैंड्स रिलीज स्वेट और ये आपकी स्किन पर आया। आप देखें गर्मियों के अंदर क्या होता है, गर्मियों में जब आप पसीने पसीने होकर घर आते हैं और पंखा चल रहा होता है तो आपको ठंडा महसूस होने लगता है, अच्छा महसूस होता है। व्हाई? बिकॉज हवा की वजह से आपका जो स्वेट है वो तेजी से इवेपोरेट होता है, एंड इवेपोरेशन ऑफ स्वेट जनरेट्स कूलिंग इफेक्ट। तो आपका जो स्वेट है वो क्या कर रहा है? आपकी बॉडी को ठंडा करने में अहम रोल प्ले कर रहा है। rather than saying कि sweat is carrying heat along with it, that's not correct. Sweat आपकी बॉडी की हीट को लेकर नहीं निकल रहा है। Sweat glands release sweat on your skin, and this sweat evaporates from the surface of skin. This evaporation generates cooling effect which helps to cool down your body. जैसे तुम अपनी बॉडी पे पानी डालते हो, तो पानी डालते हो तो तुम्हारी बॉडी की हीट निकल जाती है? नहीं, पानी डालने से बाहर से कूलिंग इफेक्ट आता है, यस और नो? भाई तुम जाके जब नहाते हो बाहर से पानी डालते हो ना, ऊपर से पानी डालते हो, तो जो इफेक्ट उस पानी का होता है वही स्वेट का भी होता है। दैट स्वेट, दोबारा समझना, स्वेट ग्लैंड्स रिलीज स्वेट ऑन योर स्किन। Sweat glands release sweat on your skin, and this sweat evaporates from the surface of skin. This evaporation generates cooling effect that helps to thermoregulate. आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प होती है। Are you able to understand this? Sweat is not carrying heat from the body. Rather, sweat की evaporation from the surface of skin generates cooling effect. Are we good to go? स्वेट का एग्जैक्ट रोल क्या है? कि स्वेट कहां से आ रहा है? अरे बॉडी बना रही है भाई। आयशा फैसल क्या हो गया?
बॉडी में जितना सारा पानी होता है, स्वेट ग्लैंड यूजेस दैट वाटर। स्वेट कहाँ से आ रहा है? बॉडी, बॉडी के अंदर जो ब्लड में से वाटर है वो यूज हो रहा है। सर स्वेट ओनली हैज वाटर इन इट और सम, नहीं बेटा, स्वेट में क्या हो गया, पसीना जब निकलता है तो व्हाइट व्हाइट मार्क्स नहीं बन जाते, स्वेट के अंदर वाटर होता है और बहुत सारे आइंस होते हैं, बहुत सारे एक्सेसिव मिनरल आइंस होते हैं, सॉल्ट। तो लेट मी राइट स्वेट का। अब ये तो नहीं कहोगे स्वेट में आइंदा से कि स्वेट से जो है ना वो क्या होता है जो अभी कह रहे थे शुरू में, तो बेटा स्वेट का एग्जैक्ट रोल समझ लो, मैं यहाँ लिखवा भी देता हूँ। स्वेट ग्लैंड का रोल क्या है बेटा, यहाँ लिखो। sweat glands produce sweat which evaporates from the surface of skin this evaporation generates cooling effect which helps in thermoregulation। बेटा मुझे बताओ समझ आया? स्वेट आपकी स्किन पे से इवेपोरेट होता है एंड दैट इवेपोरेशन जनरेट्स कूलिंग इफेक्ट। तो मैंने क्लास के शुरू में कहा था कि आज का जो कंटेंट डिस्कशन है वो काफी रिच होगा, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी नाउ बिकॉज ऑफ योर यू गाइस डिसिप्लिन। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कवर्ड एवरीथिंग तरीके से, तमीज से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप देख रहे हैं एक एक चीज मैंने सॉर्ट कर दी। अब एग्जामिनर अगर सिर्फ हेयर का रोल पूछेगा तो यू आर सपोज टू टॉक अबाउट दिस ओनली, सिर्फ स्वेट ग्लैंड तो ये, सिर्फ ब्लड तो ये। बच्चे क्या करें, मर्ज करके जवाब लिख रहे हैं। एग्जामिनर कुछ पूछ रहा है जवाब कुछ और दे रहे हैं, जवाब कुछ, सवाल कुछ है जवाब कुछ है। हाइपो इसका ऑपोजिट होगा। कल की क्लास में आई विल जो है ना वो डिस्कस हाइपो इन जनरल, ठीक है, क्योंकि होगा तो इसका ऑपोजिट ही, लेकिन फिर भी मैं आपसे वर्बली डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिटेल में लिखूंगा नहीं, सही, और एक फ्लो चार्ट भी बना के बताऊंगा। लेकिन अब मेरे पास कंक्लूड कर दूं मेरे बच्चे, आपने क्या कहा, जब टेम्परेचर बॉडी का कम करना है हमने तो क्या होगा, हमें बॉडी की हीट प्रोडक्शन को कम करना था। वो कैसे कम होगी, ये रहा मैकेनिज्म। और फिर हीट लॉस कैसे बढ़ेगा, उसमें किसका रोल है बच्चों, स्किन का। स्किन का स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया। और फिर हीट लॉस में स्किन में तीन चीजों का रोल है, ब्लड वेसल्स का, हेयर्स का, स्वेट ग्लैंड्स का। ब्लड वेसल्स क्या रोल प्ले कर रही है, क्लियर। हेयर क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्लियर। स्वेट ग्लैंड क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्लियर। इज दैट क्लियर? So this is almost done. Now those who don't have any questions, they may leave the class, and those who have any questions, they can raise their hand so that मैं आपको my मौका दूं, you can ask your questions.